मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ने कैंसर की एक ऐसी दवा बनाई है जो दूसरी बार कैंसर होने से रोकेगी। डॉक्टर्स का दावा है कि यह दवा कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट्स को भी काफ़ी हद तक कम कर देती है। फिलहाल एफएसएसएआई से टैबलेट को मंजूरी का इंतजार है। आज हम इसी दवा से कैंसर मरीजों को कितना फ़ायदा होगा ये समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मेडिकल साइंस के लिए ये खोज कितनी बड़ी है ये भी समझेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, थोड़ा मोटा मोटा समझिए कि एग्जैक्टली ये दवा का इजाद होना कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, किस तरह से हुई। उसके बाद इसकी डिटेल्स पर चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। कैंसर दुनिया में होने वाले सबसे ज्यादा मौतों के कारणों में से एक है। इससे जीत पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि मेडिकल साइंस में कैंसर के इलाज के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक हो पाना मुश्किल होता है क्योंकि कैंसर के सेल्स काफी तेजी से फैलते हैं। अगर कैंसर के सेल्स को खत्म कर दिया जाए, फिर भी दोबारा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। टाटा मेमोरियल सेंटर के डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने कैंसर मेटास्टेसिस के लिए एक खास थेरेपी की खोज की है। इस थेरेपी के जरिए दोबारा कैंसर होने के जोखिम को कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल थेरेपी का नाम दिया है। इस दवा को कॉपर, अंगूर और बेरीज के प्लांट से तैयार किया गया है। इसमें एक्स्ट्रा बायोएक्टिव कंपाउंड और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं जो शरीर को बुनियादी पोषण के अलावा कई हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों से कैंसर के मरीजों पर शुरू किया गया है, जिसका रिजल्ट ओरल, ब्लड, ब्रेन और पेट में होने वाले कैंसर में ज्यादा बेहतर रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि एक बार कैंसर होने के बाद दोबारा ये कैसे फैलता है। दरअसल एक दशक लंबे शोध के मुताबिक मरने वाली कैंसर कोशिकाएं क्रोमोसोम टुकड़े यानी क्रोमेटिन छोड़ती हैं, जो कभी कभी स्वस्थ कोशिकाओं के साथ जुड़ जाती हैं और नए ट्यूमर का कारण बनती हैं। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल थेरेपी के आने से दोबारा होने वाले कैंसर के खतरे को रोकने में मदद मिलेगी, जो बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ा सा समझाएं सर, ये किस तरह की दवा इन्होंने इजाद की है और किस तरह से ये काम करेगी। जी दीपक साहब, देखिए इसमें ये नॉन एस्टैब्लिश्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है रेज़वेट्रॉल, जो आमतौर पे अंगूर के छिलके, खास करके काले अंगूर के छिलके में प्राप्त होता है। पहले इसका सिर्फ सिंपल देखा जाता है कि हेल्थ बेनिफिट, स्वस्थ लोग लें तो स्वस्थ रहेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम कम होगी। कॉपर, कॉपर का भी हम कहते हैं कॉपर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्रॉब्लम इन कैंसर कोशिकाओं की ये थी कि जब उस पे कीमोथेरेपी या रेडिएशन दिया जाता था तो उसके अंदर क्रोमोसोम एक चीज है जिसमें जेनेटिक मटेरियल कोडेड होता है। नॉर्मल इंसान में भी होता है। कैंसर अपना जेनेटिक मटेरियल कोड करके रखता था। जब ये डिस्ट्रॉय होता था, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट टूट के निकलते थे और जो नॉर्मल कोशिकाएं में रेप्लिकेशन हो रहा है, जिसमें आमतौर पर समझिए क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, अनजिप होता है, चेन की तरह होता है, खुलता है फिर बंद होता है, उसी समय ये डिस्टॉर्टेड क्रोमेटिड उसमें घुसता था और उसमें कैंसर में तब्दील कर देता था उसको। ये रेज़वेट्रॉल और कॉपर का कॉम्बिनेशन ये कर रहा है कि उसको जाके रोक रहा है जुड़ने से और नॉर्मल कोशिकाओं को नए क्रोमेटिड से संक्रमित नहीं होने दे रहा है। और इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस, मतलब दूर कैंसर रिलैप्स नहीं हो रहा है। मतलब जब कैंसर ठीक हो गया तो उसके रिलैप्स होने की संभावना, मतलब अपना वंश बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी, उस वंश बढ़ाने की प्रक्रिया को रेज़वेट्रॉल और कॉपर का कॉम्बिनेशन रोकेगा। ओके, तो रेज़वेट्रॉल और कॉपर का कॉम्बिनेशन दिया गया और जैसा मैं भी पढ़ पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही चूहों के साथ किया गया और उसके बाद इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। अच्छा सर, ये जिनको कैंसर हो गया है उनको दोबारा ना हो, ये उसकी दवा है या ये फ्रेश कैंसर के मरीजों में भी हेल्प करेगी सर? जी, जिनको, एक तो देखिए अभी तक इसका एस्टैब्लिश रोल था जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उसमें कैंसर या हार्ट की बीमारियों को रोकने में। अब जो रिसर्च आया ये है जिनको कैंसर हो गया, उनको इलाज चल रहा है, उस इलाज के साथ इस दवाई को दें तो एक
समझिए कि एक ग्रुप ऑफ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एस्टेब्लिश कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी गई, दूसरे ग्रुप में कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जो भी दिया गया उसके साथ साथ आरक्यू मतलब रिजर्विट्रॉल और कॉपर का कॉम्बिनेशन दिया गया। तो जिसमें दिया गया रिजर्विट्रॉल कॉपर का कॉम्बिनेशन उसमें देखा गया कैंसर के रिलैप्स की संभावना कम हो गई। तो ये दिया जाएगा जब इलाज चल रहा होगा उसी समय, ताकि आगे जाके इसका रिलैप्स ना हो। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता था कैंसर प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लोगों में भी, लेकिन अब दोबारा रोकने के लिए भी, वाले यानी कि दोनों रूप में एक तरह से इसको कारगर माने। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से बहुत सारे रिसर्च अभी चल रहे हैं, जैसे हल्दी का रिसर्च है, P53 हाइपरमिथाइलेशन को रिवर्स कर रहा है, तो एस्टैब्लिश कैंसर केसेस में भी कर रहा है और रोकने में तो उसका काम था ही। बेसिकली क्या है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स को आमतौर पर जिसको एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, आमतौर पे डॉक्टर इसके बारे में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। अब रिसर्च सामने आ रहा है कि इसका भी एक अहम रोल है स्वस्थ व्यक्ति में भी और बीमार व्यक्ति में भी। बीमार व्यक्ति में दोबारा न बीमार हो उसमें भी रोल है। इसमें बहुत सारे रिसर्च अब आ रहे हैं। अच्छा, एक सर होता क्या है इस तरह के, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है मेडिकल साइंस में और ये बहुत शानदार बात है कि अगर ये दवा इस तरह से कारगर साबित हो रही है और बड़े छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके इस बड़ी समस्या का हल खोजने में कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन होता क्या है सर अक्सर में, जैसे आपने हल्दी का नाम लिया कि भाई वो उसके अंदर कैंसर रोधी गुण होते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि हल्दी खाना शुरू कर देंगे, हल्दी गर्म पानी में खाना शुरू कर देंगे। इसी तरह से मेरा अनुमान अपना ये है कि आपने कहा अंगूर, आपने कहा कॉपर, अब उसका एक खास तरह का एक कॉम्बिनेशन है जिसकी जो रेस्वेट्रॉल और कॉपर का जो संयुक्त प्रो ऑक्सीडेंट टैबलेट ये बनाई गई है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें काफ़ी काम किया गया होगा। लेकिन लोग इसको इस तरह से ले लेते हैं कि साहब अंगूर खाओ तो कैंसर नहीं होगा, उसके साथ तांबे में उसको डाल के खा लो तो फिर कैंसर नहीं होगा। जरा उन लोगों के लिए भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। उसको देखिए, उसको स्यूडो साइंस कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो मौजूद थी हमारे वातावरण में, लेकिन जब तक साइंस तब तक उसको नहीं मानता है जब तक इसको साबित ना कर दे कि 1, 200, 200 लाख लोगों में इसका रिजल्ट एक ही रहा, तब होगा। उसके लिए क्या जरूरी है, इसके कंपोनेंट्स का जानना, इसमें घटक तत्व क्या क्या है, कैसे काम करता है, किस डोज में देना चाहिए, कब देना चाहिए। जैसे हल्दी को दूध में मिला के लेने का कोई रूल नहीं है मेडिकल साइंस के हिसाब से, आपके बायोलिटी के हिसाब से नहीं पहुंचेगा। उसको कैसे देना है, कुरकुमीन एक्सट्रैक्ट करना है, कब देना है, इन सब की एक प्रक्रिया है। तो सिंपली ये कह देना कि कॉपर लेंगे तो लिवर टॉक्सिसिटी होगी। कोविड के टाइम में लोगों ने दालचीनी का बहुत अत्यधिक इस्तेमाल किया, लिवर फेल हुआ, किडनी खराब हुई। तो इसको घरेलू नुस्खा ना समझें, ये प्योर साइंस है, स्यूडो साइंस नहीं बनाए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा जो आपसे सवाल पूछने का मकसद था वो इस सवाल के ज़रिए उन लोगों को रिप्रेजेंट करना था जो वाकई में इस तरह की खबर पढ़ते हैं, उसकी मोटी मोटी हेडलाइन वो पढ़ते हैं, साइड में उन्होंने अंगूर पढ़ा, तांबा पढ़ा और फिर शुरू हो गए साहब एसी से अब हम सब ठीक हो जाएंगे, अब हमको कुछ नहीं होगा। और फिर जब तक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब तक वो एक अजीब से डिनायल मोड में रहते हैं और वो कहते हैं साहब हम तो बड़ा स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया हम तो वही खा रहे हैं। तो इसलिए ये स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी था। हैं कि कुछ व्यापारी भी इसमें आ जाएंगे जो कहेंगे कि हम ये चीज दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। कंपोनेंट्स की तैयारी, डोजिंग, ड्यूरेशन और प्रक्रिया, कैसे दवा पहुंचेगी शरीर के अंदर, क्या मुंह से लेने से एब्जॉर्ब होगी, नस में देने से एब्जॉर्ब होगी, जीभ के नीचे एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे इसको इतना लाइटली ना ले, ओवर द काउंटर इस चीज को ना ले। हर चीज का खराबी है, हर चीज के साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोल दी है कि अब कई लोगों को धंधा चलने लगेगा और आपको मालूम है वो धंधा करने वाले लोग इसी तरह की हेडलाइंस दिखाएंगे कि वहां पर लिखा हुआ होगा अंगूर, वहां पर तांबा लिखा होगा, उसको वो हाईलाइट कर देंगे और फिर बताएंगे देखिए साहब अंगूर और तांबे से मिलकर हमने ये बनाया है, आप ये दवा खा लीजिए आपको कैंसर नहीं होगा। इस तरह के दावे होंगे, नहीं आपको पढ़ना है प्लीज़। इस तरह के जब भी मेडिकल ब्रेक थ्रूज हमारे पास आते हैं तो उसके पीछे की ठोस साइंटिफिक रिसर्च होती है, उस रिसर्च का सम्मान कीजिए और सही लोगों तक पहुंचिए, सही रूप में इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अब ये दवा कब तक मार्केट में उपलब्ध होगी? देखिए अभी जो लेबोरेटरी ट्रायल किया गया है, इसको जो माउस पे आप देखते हैं, तो ट्रायल के फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसके बाद वॉलंटरी ट्रायल, कुछ केसेस वॉलंटरी ट्रायल टाटा में कर लिया है इन्होंने। उसके बाद लार्ज स्केल ट्रायल, जैसे वैक्सीन में भी समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि वैक्सीन में लोगों ने सुना था, तो जब लार्ज स्केल ट्रायल आ जाएगा, उसका रिजल्ट दिखाएगा कि इंप्रूवमेंट है, तब जाके इसको परमिशन मिलती है डीजीसीआई से कि अब मार्केट में आप
उतार दीजिए इस दवा को। तो लेकिन ट्रायल इतना पुख्ता है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है 6-8 महीने में दवा मार्केट में उतर जाएगी, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एस्टेब्लिश कंपोनेंट हैं। सिर्फ इस काम के लिए उतारा जा रहा है, इसके लिए परमिशन की इनको आवश्यकता होगी। ऑलराइट सर, मुझे लगता है कि हमने सारे टॉपिक्स इस पे कवर कर लिए। जाते जाते सर एक बात, ये हम कैंसर में आए दिन नए नए ब्रेक थ्रूज देख रहे हैं, नए नए मेडिकल साइंस में हम अचीवमेंट्स देख रहे हैं। किस दिशा में जा रही है कैंसर से पार पाने में जो हमारी जंग है सर, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, रास्ता कितना बाकी है? बहुत अच्छा पूछा। एक, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैंसर की नई नई तरकीब करके हम कैंसर को जीरो डाउन कर लेंगे। एक तो प्रोग्रेसिव, आगे की बात। दूसरी बात, बैक टू बेसिक्स, कुछ चीजें जो हमने अपने जीवनचर्या से, दिनचर्या से छोड़ दिया था, वो चीजें वापस हमारे जीवन में आएगी, क्योंकि रियलाइज होने लगा कि उनके एब्सेंस से, मतलब आपके खाने में डेफिशिएंसी, जीवनचर्या में डेफिशिएंसी से कैंसर हो रहा था। तो दोनों पहलू हमारे सामने खुल के आएगी, बैक टू बेसिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सुपर इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटर रिलेटेड कैंसर रिसर्च एंड जीरो डाउन विद जीन थेरेपी। और उसके बाद होगा कैंसर रिलैप्स भी नहीं होगा, कैंसर एक आम बीमारी बन के रह जाएगा। क्या बात है सर। और पहले तो कैंसर किसी को हो ही ना, अगर हो भी गया तो लोग डरे ना, एक आम बीमारी बनकर रह जाए जो पूरी तरह से क्यूरेबल है और उसका क्योर अफोर्डेबल है। ये एक पूरी यात्रा है जिसको हमें तय करना है, और ये सारे आयाम जिस दिन हमने छू लिए, इसके बारे में अवेयरनेस, इसके बारे में मेडिकल साइंस में तरक्की और उसकी अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों अगर आयाम हमने छू लिए तो उस दिन हम कह पाएंगे कि कैंसर अब मौत का डर का सबब नहीं रहा। अभी भी नहीं है वैसे तो, कैंसर यानी मौत, ये अवधारणा अब दकियानूसी हो चुकी है, ये टबू अब ब्रेक हो चुका है। कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल है। हाँ, सही समय पर इलाज मिल जाए, सही इलाज मिल जाए, ये पूरी तरह से आप इसमें एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। हमेशा की तरह बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया इस क्लिष्ट विषय को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान, थैंक यू।